अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जज्बात 24 में आपका खैर मकदम। मैं आपका मेज़बान मलिक ज़हूर और आज हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ी है जो काफ़ी देर से सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल्स हो जिन पर छाई रहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक ख़ास मेहमान इफ़रा जान, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनसे कुछ आवाम के सवालात पूछते हैं और उनके ख़यालात जानते हैं। इससे पहले भी इन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए थे प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए जो काबिल तारीफ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस फॉर दी सेक ऑफ कॉमन पीपल। कुछ सवालात जनता के और इनके ख़यालात और इनकी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से भी कुछ सवालातों का जवाब इनसे जानते हैं बीइंग अ स्पोक्स पर्सन। इफ़रा जी, आपका खैर मकदम जज्बात 24 में पहली बार आपके पास आए हैं। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या पॉलिटिशियंस है, इनसे कुछ सवालात आवाम के पूछे और इनके ख़यालात जाने, इनके जवाबात जाने। पहले आपका खैर मकदम। शुक्रिया जज्बात टीवी मुझे बुलाने के लिए। यू आर वेलकम। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल इज़, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि एक नाम रह चुकी है पिछले 70 साल की अगर बात करें, क्योंकि 70 सालों का ये सवाल पूछना अब आम सी बात हो गई है, क्योंकि कहा ही जाता है जब से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बीजेपी का पलड़ा भारी है, 70 साल की बात होती जा रही है। तो आपसे आवाम का एक सवाल है, पिछले 70 साल में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नाम बन चुका था, एक ट्रस्टवर्दी पोर्टफोलियो रखने वाले पॉलिटिशियंस थे, आज ब्रेकअप हुआ है, बिखरी पड़ी नज़र आ रही है और आवाम के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस छोड़ कर जा रहे हैं दूसरी पार्टीज़ में। पहली बात तो आपने बार बार पिछले 70 साल का जिक्र किया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक प्रोपेगेंडा पहले जनसंघ की तरफ से शुरू हुआ था, क्योंकि तब बीजेपी नहीं थी, तब जनसंघ थी। उसके बाद जनता दल और उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद बीजेपी की तरफ से है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पिछले 70 साल में ये लोगों ने हुकूमत की है। जबकि अगर आप डेटा खोल के देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री की किताब खोल के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पावर में सिर्फ 23 ईयर्स रही है, यानी लोगों को उसको चुनने का मौका सिर्फ 23 ईयर्स दिया गया है और 26 ईयर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस जेल में रही है। तो जब आज की आप हालात देखते हैं और आपको लगता है अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को तंग किया जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है इसको तोड़ने की, तो मैं आपको याद दिला दूं और मैं जनता को याद दिला दूं कि ये आज की बात नहीं है। हमने 26 ईयर्स जेल में काटे हैं, इससे बुरे दिन देखे हैं और 70 साल से हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिकल एस्पायरेशंस की एक बुनियाद रही है। एक चट्टान जिसको हटाना मुश्किल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो उसको बैन करने में तुली लगी रहती है, इसको बैन कर देंगे, उसको बैन कर देंगे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइजेशन बची है जिसका ग्राउंड लेवल तक काडर है, और ऑब्वियसली दिल्ली में कोई भी सरकार हो उनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा थ्रेट है। थ्रेट इसलिए भी है क्योंकि जब आर्टिकल 370 की बात आती है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बोल दे कि ठीक है हमको आर्टिकल 370 नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहेगा दिस इज सच अ बिग पॉलिटिकल पार्टी, दे रिप्रेजेंट सो मेनी पीपल, तो शायद वहाँ के लोगों को 370 नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं। लेकिन चूंकि हम बहुत सारी चीज़ों पे डटे हुए हैं जिससे दिल्ली बहुत घबराई हुई है, बीजेपी बहुत घबराई हुई है, वो भरपूर कोशिश कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की। वो रहा एक जवाब। दूसरा, आपने कहा कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस बिखरी हुई लगती है। मुझे पर्सनली नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं लगती है। हमने, अगर आप पिछले 70 साल का दौर देखेंगे, हमने इससे बुरे बुरे दौर देखे हैं। हमारे लीडर्स को, शेख साहब को एक दिन उठा के जेल में बंद कर दिया और 20 साल बाद उसको बाहर की रोशनी दिखाई बाहर की रोशनी दिखाई गई। एक साल बाद, और उनके साथ मेरी फैमिली मेम्बर्स भी, बहुत सारे मेरे ग्रैंडफादर भी जेल गए थे उनके साथ। और वो सिर्फ शेख साहब को जेल नहीं लेते थे, वो उनके साथ 100-200 लोगों को जेल में भरते थे। हमने वो भी दौर देखा है जब सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बंद करते थे, यहाँ से कासिम, मीर सादिक, बख्शी, इन जैसे लोगों को खड़ा कर दिया जाता था कि ये रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो चलने वाले नहीं थे, क्योंकि फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरती थी, फिर से निकलती थी। और तो आज
आज जो ये है, आज तो मैं कह रही हूँ कि उसी कड़ी का 1970 साल से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली के खिलाफ, सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी है यहाँ के लोगों के हकूकों के लिए। और मैं आपको याद दिला दूँ, ये लड़ाई जो है ये महाराजा से शुरू हुई थी, जब यहाँ के लोगों के पास हक नहीं था। यहाँ शादी इस बात पे होती थी कि जिसको कश्मीरी में कहते हैं बेगार कुछ सोज होनवाइन, किसको बेगार पे भेजें उस हिसाब से शादियाँ होती थी। तब से लड़ाई शुरू हो गई, जब यहाँ की ज़मीन जो थी सब महाराजा की ज़मीन थी। यहाँ पे दिस, यहाँ के लोग कुछ भी ओन नहीं करते थे, एवरीथिंग बिलोंग टू द महाराजा। ये वो लड़ाई है। यहाँ पे जब लोगों को उठा उठा के जानवरों की तरह काम करवाया जाता था, क्योंकि उनके पास कोई इज्जत नहीं थी, कोई डिग्निटी नहीं थी। वोट करना, बात करना तो बहुत दूर की बात है। ये तब से अभी तक चलती हुई आई शेख साहब की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई है। ऑब्वियसली जब आप लड़ने निकले हैं, जंग के मैदान में निकले हैं, लड़ाई तो करनी पड़ेगी। जंग का मैदान फूलों का बिस्तर तो नहीं होता ना ज़हूर साहब। जंग का मैदान होता है। वहाँ पे अटैक किए जाते हैं, आपको रुलाया जाता है, हमको जेल में बंद कर दिया जाता है, हमारी सिक्योरिटी को छीना जाता है ताकि हम काम ना कर पाएँ, लोगों से मिल ना पाएँ, हमको घरों से बाहर निकाला जाता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जाता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये जंग छेड़ी है। So, sorry to cut you here. As you spoke about 370, the abrogation, it's a valid question. I need to ask it. 370 हटने के बाद यहाँ पर हमारी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो सेंटर में एक मकाम रखते थे। हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज लीडर, उनकी क्या हालत हुई, या पीडीपी के दिग्गज लीडर, उनकी क्या हालत हुई। हालत ये हुई कि उनको उठाकर हाउस अरेस्ट कर दिया। देयर इज़ अ क्वेश्चन, वॉज दैट प्री प्लान्ड कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इनसे कहा कि आपको हटाना है तो हटा दीजिए, लेकिन हमें पहले नज़रबंद कर दीजिए ताकि लोग हम पे शक ना करें या उंगली ना उठाए। हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन? आई एम अफ्रेड this question is bizarre. I have no other words for this. I'll tell you why this is bizarre. This is bizarre because Article 370 को हटाना जो है वो बीजेपी के मंसूबे पे पिछले 70 साल से रहा है, पहले आरएसएस के, उसके बाद बीजेपी पे। सो इट्स नॉट कि ये पहली बार ऐसा हुआ है और पहली बार अचानक से हुआ। दूसरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस टाइम जब इन्होंने जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, गवर्नमेंट थी, एक दिन पहले महबूबा जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ मिलके गवर्नर सत्यपाल मलिक को लेटर लिखा कि हम सरकार बनाएंगे, फिर से तैयार होंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा मेरा फैक्स ख़राब हो गया, मेरा फैक्स मशीन ख़राब हो गया, दिस इज़ अ जोक। उन्होंने उस टाइम पे, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज़ के साथ होती तो हम वो लेटर कभी भेजते ही नहीं, क्योंकि वो लेटर भेजने से हमारे पास प्रूफ है। वो लेटर एज अ प्रूफ हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पिटिशंस में दायर किया है। जब हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं, उससे तो सरकार का जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन है बहुत वीकन हो गया है। द फैक्ट कि अगर हम लोग बीजेपी के, मतलब अगर हम लोग इसके बहुत रिमोटली भी साथ होते तो आज हम लोग भी पीएचडी से निकल गए होते। हम लोगों को पीएचडी स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों ने भी चुपचाप दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से अपनी एप्लीकेशंस वापस ली गई होती। द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि सुप्रीम कोर्ट केस क्यों नहीं सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट केस इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि हमारा केस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारा केस नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुप्रीम कोर्ट में वीक थोड़ा सा भी होता, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस उठाया होता, 4 दिन में उसकी सुनवाई कर दी होती, बोला होता इस केस हैज़ नो मेरिट्स और इस केस को डिसमिस कर देंगे। फैक्ट इज़ कि इतना स्ट्रॉन्ग केस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही प्रेजेंट किया है। और आर्टिकल 370 जो है ज़हूर साहब, इसकी लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 70 साल की है। हम लोग 26 ईयर्स जेल गए हैं। हो सकता है आपको लगेगा कि 2 साल तो आप लोग शायद खुद ही जेल गए होंगे। क्या 26 ईयर्स भी हमने कहा कि हमको जेल में बंद कर दो? क्या रोज़ रोज़ जो आज हमको इतनी तोड़ने की कोशिश की जाती है, हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, नई नई पार्टियों को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है, क्या ताकि हम टूटें? इतना सब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सह रही है, क्यों सह रही है? आप बोलिए ना, क्या ये सभी प्री प्लान्ड है? अगर ये सभी प्री प्लान्ड है तो आई एम अफ्रेड कहीं ना कहीं आप बीजेपी के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ के लोग
आपस में बिखर जाएं, टूट जाएं। यहाँ के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा ना करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों पे भरोसा ना करें, एंड उसमें बहुत सारे प्रोपेगेंडा आएगा, आप प्री प्लान किया, वो किया, ये किया। गो अहेड, आई विल टेल द बीजेपी, गो अहेड, डू व्हाटएवर यू वांट। अगर बीजेपी चाहती है हम पीएजीडी छोड़ दें, अगर बीजेपी चाहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपना केस वीकन करें या केस को वापस ले लें, हम वही लैंग्वेज यूज़ करें जो आपकी बी टीम और सी टीम करती है, जो आर्टिकल 370 की बात तक नहीं करती है, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात ना जाए, तो आई अश्योर द बीजेपी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आज आप हमको यहाँ से निकाल देंगे, हम टेंट में अपना दफ्तर लगाएंगे, टेंट से निकाल देंगे, हम सड़क पे अपना दफ्तर लगाएंगे, लेकिन द रियलिटी रिमेन्स कि वी विल स्टे विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइक वी हैव इन द पास्ट 70 ईयर्स। और उसमें हम सिर्फ जेल ही नहीं गए हैं, उसमें हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 10,000 लोग गंवाए हैं। यू नो दिस राइट? नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उन 10,000 में सिर्फ वर्कर ही नहीं थे, उन 10,000 में हमारे वर्कर थे, हमारे मिनिस्टर्स थे, हमारे एमएलए थे। हमने अपने 10,000 घर उजाड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन डटे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अपने 10,000 लोगों का खून बलि चढ़ा देंगे आपके झूठ पे और आपके प्रोपेगेंडा पे, ऐसा नहीं होगा। हमने पिछले 70 साल से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। वेल नाज़रीन, आप देख रहे हैं जज्बात 24। हमारे साथ जुड़ी हुई है इफ़रा जान, स्पोक्स पर्सन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, विद अ हाई मोरल एंड क्लियर मैसेज टू एवरीवन. The allegations which are levied upon the national conference are bizarre and baseless. So another question, moving to another one. 370 हट गया. डोंट यू थिंक कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था विच यू जस्ट कोटेड, कि वो अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कि एब्रोगेशन ऑफ 370 हैज़ टू बी डन, सो दिस वाज द मैनिफेस्टो. द अदर वन, मंदिर यहीं बनेगा. Whether the property belong to the Muslim community or the Hindu community, that's a secondary question. But Supreme Court has come along with the verdict to provide the land to the Hindus. Don't you think कि बीजेपी जो कह रही है वही कर रही है, लेकिन बाकी पार्टी जो कहती है कुछ और होता कुछ और है? The moment you said A team and B team, I just remind one thing over here. There are allegations बहुत सारी, जैसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आप पे लगाते हैं या पीडीपी लगाता है, एक दूसरे पे लगाते हो, बट द फॉर्मेशन ऑफ पीएजीडी, व्हाट्स द रोल ओवर देयर? जी, पहली बार जब आप कहते हैं बी टीम और सी टीम की एलिगेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी पे और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे लगाती है, यू आर रॉन्ग. वी आर नॉट द वंस हु स्टार्टेड दिस एलिगेशन. आई वॉन्ट योर व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ कि आपकी जो रिस्पेक्टेड नाजरीन हैं वो अखबार एक द हिंदू का ऑनलाइन मिलता है, उस ऑनलाइन अखबार में आप नवंबर 9, 2018 का द हिंदू अखबार निकालिए. वहाँ पे राम माधव जी जिस टाइम पे म्यूनसिपल इलेक्शंस 2018 में हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शंस बॉयकॉट किए. क्यों बॉयकॉट किए? ताकि सेंटर को एक साफ साफ मैसेज जाए कि यू नो वी आर नॉट रेडी, आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं है. राम माधव जी यहाँ आए, उन्होंने बाज़ाबिता बयान दिया और कहा कि वेरी गुड इफ नेशनल कॉन्फ्रेंस वांट्स टू लीव द इलेक्शंस. उनका तो काम ही हो गया, वो तो चाहते हैं 70 साल से यही हो. हम यहाँ पे एक बीजेपी फ्रंट को तैयार करेंगे. इफ़रा जान इज नॉट सेइंग दिस, राम माधव अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी इज सेइंग दिस, कि यहाँ पे एक बीजेपी फ्रंट को तैयार किया जाएगा. उस बीजेपी फ्रंट में उन्होंने सजाद लोन साहब के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की, फोटोज भी चढ़ाए गए. और द अखबार द हिंदू सेज दैट पीपल्स कॉन्फ्रेंस विच इंक्लूड सजाद लोन एंड द बीजेपी आर इमर्जिंग एज परमानेंट partners in Jammu and Kashmir. So this is not Ifra Jan saying, this is not National Conference saying, this is the world saying, and this is the BJP saying. उसी में जब यहाँ पे RSS का एक पहलगाम में एक ये हुआ, RSS का जो पहलगाम में वो समिट हुआ, उसमें भी सजाद लोन साहब जो थे सामने सामने बैठे हुए थे, अपनी पार्टी भी सामने सामने बैठी हुई थी. ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनवाइट आया, ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जाती अगर हमको इनवाइट आता भी, बिकॉज वी विल नॉट शेयर अ टेबल विद देम, यू नो, इस सिचुएशन में. तीसरी बात आपको मैं याद दिला देती हूँ कि जब पीडीपी की गवर्नमेंट थी, अब जब भी हम बात करते हैं पीएजीडी की, पीएजीडी जो है
ये आपने कहा कि वाई डू वी हैव अ PhD। अगर आप नेशनल टेलीविज़न देखेंगे और नेशनल टेलीविज़न की न्यूज़ देखेंगे, उसमें बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं वो एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और मैं चाहती हूँ आप कभी खोलें उस न्यूज़ को और देखें कि क्या मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। मैं बस आपको पहले एक पॉइंट में भूल गई थी, जो आपने एलिगेशन लगाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि कहीं पे इट वाज प्री डिटर्मिन्ड आर्टिकल 370। आई वुड वांट टू से कि आई हैव नॉट हर्ड दिस एलिगेशन एनीवेयर ऑन ग्राउंड, और पहली बार मैं ये एलिगेशन आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। तो एटलीस्ट वी नो कि अगर रूमर सुना है तो रूमर शुरू कहाँ से हुआ है, मैंने आपसे देखा है। जहाँ तक आप PhD की बात करते हैं, PhD क्यों वजूद में आया, दैट इज़ द क्वेश्चन। PhD अगर आप देखेंगे, अगर आप नेशनल न्यूज़ को देखेंगे, नेशनल टेलीविज़न को देखेंगे, वहाँ पे बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं वो अक्सर एक दावा करते हैं कि ये जो आर्टिकल 370 है ये कश्मीर के लोगों को पसंद था ही नहीं। दिस वॉज डन बिकॉज कश्मीरी पीपल डिड नॉट वॉन्ट इट। I swear on Allah, this is something which is being said by the BJP spokespersons कि जम्मू एंड कश्मीर के people do not want आर्टिकल 370 एंड बीजेपी ने उन्हीं की ख्वाहिश को ठीक कर दिया। PhD जो है, इसमें ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आज इतने सालों से यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसलिए रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनको चुना है, और जब PhD यानी लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आके सामने कहते हैं कि हमको आर्टिकल 370 वापस चाहिए, ये उस प्रोपेगेंडा को बस्ट करते हैं जो प्रोपेगेंडा कहता है कि यहाँ के लोगों को आर्टिकल 370 नहीं चाहिए। PhD एट दिस पॉइंट, बिकॉज पीपल, आप लोगों को आना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, चूंकि यहाँ लोग ऑर्गेनाइज इस टाइम नहीं कर रहे हैं आर्टिकल 370 के लिए, इस वजह से क्योंकि डर है UAPA लगा दिया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा। PhD is that forum that speaks to the world and मोहर लगा देता है इस बात पे कि हम आर्टिकल 370 के साथ हैं। आप अपने आप को एक कश्मीरी के बहैसियत मत देखिए, आप अपने आप को एक फॉरेनर के बहैसियत देखिए। A foreigner who knows nothing about Jammu and Kashmir and India and whatever the situation is going on, वो जब यहाँ आएगा, वो जब आर्टिकल 370 को देखेगा कैसे एब्रोगेट किया, वो इमीडिएटली देखेगा, ओ जम्मू और कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने यहाँ 70 साल से कहीं ना कहीं लोगों को रिप्रेजेंट करती आई हैं, वो तो कहती हैं हम इस बात से इनकार करते हैं। उसी टाइम आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की जो लेजिटिमेसी बीजेपी चाहती है उसको धक्का लगता है, एंड दिस थिंग इज गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी लेजिटिमेसी का रोल, लोग क्या कहते हैं उस सब का रोल बहुत मायने रखता है। PhD जो है, अब वो बीजेपी की आंख में वो अनासुर बन के रह गया है। इसलिए अनासुर बन के रह गया है क्योंकि जो बीजेपी प्रोपेगेंडा बाहर मेनलैंड इंडिया में फैलाती थी कि यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, टेररिज्म ख़त्म हो गया है, PhD हैज़ कॉन्स्टेंटली स्पोकन फ्रॉम डे वन कि क्या हो रहा है, हम आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से खुश नहीं हैं, हमें अपने हकूक वापस चाहिए। तो PhD इज इमर्जिंग एज द वॉइस अगेंस्ट बीजेपी। क्या वो वॉइस कितना हद तक काम कर पा रही है इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्या वो वॉइस मौजूद है, क्या वो वॉइस लाउड है? अगर मैं भी आज आपसे बात कर रही हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बात कर रही हूँ और एज अ मेंबर ऑफ द PhD की तरफ से भी बात कर रही हूँ, एट द सेम टाइम मैं बस एक चीज़ कहूँगी, अगर आपको लगता है कि PhD से आप खुश नहीं हैं, PhD को किसी एक तरीके से काम करना चाहिए, हमको किसी और तरीके से काम करना चाहिए, मैं आपके नाजरीन को कहती हूँ कि इफ़ any of you start an organization for the restoration of article 370 and article 35A, अगर political आप organization बनाएंगे, national conference will leave PhD and join you guys। आप बताइए कैसे करेंगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। It's not कि it's our organization, anybody who gives us a forum जहाँ पे article 370 की बात होगी, 35A की बात होगी, हम वो organization join करने को तैयार हैं। Let's move to other thing. The moment PhD was formed, उसके बाद म्यूनसिपल इलेक्शंस होते हैं या पंचायत इलेक्शंस होते हैं। फर्स्ट PhD boycotted the elections and then later they decided to contest it। और फिर उसके बाद लोगों का हमने जुनून ऐसा देखा कि वोटिंग करने के लिए जोग दर जोग बाहर आ गए, और एक चीज़ उनके जहन में थी, जिनसे भी हमने बात की पोलिंग स्टेशन पे, कि वोट किस लिए करें, कि 370 वापस लेना है।
I wonder how come a municipal council or ward officer or a cooperator can bring this 370 back. I wonder, kindly express your. I'll express. जब एक पॉपुलेशन होती है जिसके पास बोलने का जरिया नहीं होता है, जिसकी वॉइस को क्रिमिनलाइज किया गया है, उनसे, उस पॉपुलेशन से हमेशा एक पॉलिटिकली करेक्ट जवाब लेना जो है, कहीं ना कहीं इट इज़ आस्किंग टू मच फ्रॉम देम, यू नो. आपको याद होगा कई बार मैंने विजुअल्स देखे हैं कुछ कंट्रीज़ के, जहाँ पे एक बड़ी सी आर्मी की टैंक चल रही है और एक बच्चा उसको पत्थर मार रहा है. उस पत्थर से उस टैंक का क्या होगा उस पत्थर से उस टैंक का कुछ, बट वॉट डज दैट सिग्निफाई? वुड यू टेल द चाइल्ड अरे तुम बेवकूफ़ हो, इससे क्या होगा? यू नो, आई वुड नॉट डिसमिस इट. द आइडिया इज दैट इज़ वॉट इट वॉज. यू नो, कश्मीरी कौम के लिए और जम्मू की कौम के लिए उस टाइम पे द आइडिया वॉज कि वी हैव टू गिव अ मॉरल डिफीट टू द बीजेपी. क्योंकि उस टाइम पे भी अगर आपने टेलीविज़न डिबेट्स, नेशनल टेलीविज़न डिबेट्स देखी होंगी, एंड आई हेट टू ब्रिंग देम अगेन एंड अगेन, दे आर जिंगोइस्टिक, दे आर टॉक्सिक, एंड आई क्लियरली कॉल देम रेडियो रवांडा. बट बहरहाल वो अलग बात है. अगर आपने उस टाइम के भी डिबेट्स देखे होंगे, उस टाइम पे बीजेपी वॉज सेइंग कि दैट in a certain way was a plebiscite for Article 370 और against Article 370, you know. बहुत सारे लोगों ने कहा कि चूंकि बीजेपी को इतने वोट्स मिले म्युनिसिपल इलेक्शंस में, बिकॉज तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पास्ट एक्शंस हैं उससे यहाँ की जनता खुश है, और यहाँ के लोगों ने पीएजीडी को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि वी स्टैंड विद द agenda of PAGD or we stand with the agenda of National Conference including PAGD. It was not कि वो लोग क्या कर सकते थे, it was कि आप किस तरफ हैं. फिर उनका पावर क्या था, उनका पावर क्या नहीं था, वो सेकेंडरी. उनका पावर्स हैं ही क्या DDCs के? आपकी लाइट लगवा लेंगे, आपका सड़क बनवा लेंगे, वो भी नहीं बनाएंगे. आपको कहीं पे कुछ ट्रांसफार्मर खराब हो गया उसकी बात करेंगे. It was people showing their mood. It was people saying कि हम किस तरफ हैं, हम PAGD के साथ हैं. फिर उस इलेक्शन में उनको कुछ पावर है नहीं है वो अलग बात है, हम आर्टिकल 370 के साथ हैं. एंड आई क्लियरली इवन देन ऑन टीवी दैट डे आई सेड कि इट इज़ नॉट अ म्युनिसिपल इलेक्शन. Don't see it as a municipal election. This is the voice of the people against Article 370 abrogation. That is what people are saying. And they are not stupid. They know कि the municipalities cannot bring them back. They are voicing their opinion. जैसे I am voicing my opinion in front of you. This is not going to bring Article 370 back, right? This is a very, very tiny step into bringing that back. But the reality remains कि that's what the people did. They voiced their opinion legally and loudly. It was a moral defeat to the BJP. As I said, don't you think BJP is far better an organization because they make an agenda, and they say removal of 370 and they did it. जी. They say कि राम मंदिर यहीं बनेगा and they did it. Why can't the local parties, the National Conference or the PDP or other political parties go along with such kind of an agenda कि जो वो कहे और वो करें? In a democracy, population and numbers matter. ठीक है ना? नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने MPs हैं इस टाइम पे लोकसभा में? 2 या 3, सॉरी. फारूक साहब, Masoodi Sahab, Akbar Loan Sahab. We have 3 MPs in the Lok Sabha. How many MPs do we have in the Lok Sabha overall? Around 545, right? 545 में आपके 3 लोग हैं. वो 3 लोग किस हद तक पुश कर सकते हैं इस बात को? और मैं इसीलिए कहती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है, sometimes I see democracy as glorified majoritarianism. यानी जिसको उर्दू में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस. उनके पास नंबर्स हैं. हाउ डिड दे एब्रोगेट आर्टिकल 370? विद नंबर्स. उनके पास इतने नंबर्स थे, पास करा दिया बिल. लोकसभा में, राज्यसभा में इतने नंबर्स थे, पास करा दिया बिल. अगर हम अपने आप को पेट्रोल भी छिड़कते आर्टिकल 370 के टाइम पे पार्लियामेंट के दफ्तर के बाहर, द वोटिंग वुड नॉट हैव स्टॉप्ड.
यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसी वजह से मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज को कंट्रोल करने के लिए ये इस बात का टू मेक श्योर कि एक मेजॉरिटी जो है वो एक माइनॉरिटी को कुचल ना दे, उसके फंडामेंटल राइट्स को कुचल ना दे, वादों को कुचल ना दे, काम को कुचल ना दे, दैट फाइट is taken in the Supreme Court of India, because in the Supreme Court of India the two parties that fight a case, they are equal. ठीक है ना? आप अगर आपके पास 545 के 545 MPs ही क्यों ना हो, आप बहुत बड़ी सरकार क्यों ना हो, और यहाँ से एक मजदूर क्यों ना हो जिसके पास खाने को रोटी नहीं होगी, सिर्फ एक वकील होगा जो पिटिशन करेगा, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो दोनों इक्वल होते हैं और वहाँ पे सच्चाई पे फैसला होता है. एंड दैट इज़ वाई दिस फाइट मैटर्स ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. जहाँ तक आप कहते हैं कि इज़ बीजेपी गुड ऑर्गेनाइजेशनली, इज़ बीजेपी ब्रिलियंट, आई वुड से forget BJP, I don't want to talk about them. I would say even the Nazis were brilliant in what they wanted to do, right? Nazis wanted to exterminate the Jews and they did that. उन्होंने gas chambers में Jews को भरा. Would you say the Nazis are brilliant? You know? There are, for example, जो म्यांमार की एक government है, the military coup in Myanmar which happened recently, उन्होंने डेमोक्रेसी को वहाँ पे गिराया. एंड म्यांमार की जो मिलिट्री है, इट्स बीन वांटिंग, बर्मा की जो मिलिट्री है, इट्स बीन वांटिंग टू डू दैट फॉर इयर्स कि वहाँ की डेमोक्रेसी को ख़त्म करे. वुड यू से दे आर ब्रिलियंट? Does that mean the abrogation of Article 370 was a kind of coup from the central administration? Absolutely. आपने यहाँ की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया. I don't know how do you say, जब आप किसी की चुनी हुई सरकार को गिराते हो, in English we call it a coup. I mean, I have no other word of saying that. अगर बीजेपी की सरकार कोई नई डिक्शनरी बनाएगी तो we'll use that, but in English it's called a coup. So at the end of the day, you may be brilliant at what you're doing, you may be brilliant at the agenda you've set up, but is that agenda worth being implemented on the ground? What is that agenda going to give a country in next 100 years? हम आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से you saw कश्मीर का मामला इंटरनेशनल मामला बन गया. Was that a help for the BJP? Was that good help for our country or not? Absolutely not. आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद हमारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, इट्स स्वीडन से वो डेमोक्रेसी इंडेक्स पूरे वर्ल्ड के लिए बनता है. उस डेमोक्रेसी पे इंडेक्स पे इंडिया सॉ नोज डाइव. क्यों नोज डाइव हुए? क्योंकि बीजेपी की हरकतों से. उसके बाद इंडिया के खिलाफ एक एंगर शुरू हो गया इन न्यूयॉर्क टाइम्स, इन दिल्ली, इन अमेरिका, यूएस कांग्रेस में हियरिंग्स हुई. So they may be brilliant at what they thought they could do, but were they brilliant in actually in giving long-term benefits to their people? Absolutely not. And I don't even want to get their economy. -6 GDP, highest unemployment rate in 50 years. कहीं ना कहीं जो आप उनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देख रहे हैं ना, कि देखिए वो जो कहते हैं वो करते हैं, that is true in some ways. वो लोगों को कोकेन बेचते हैं. You understand कोकेन? लोगों को जब एक बार कोकेन लग जाता है ना, उसके बाद शेर के मुंह में खून लग जाना, उसके बाद उनको कुछ समझ नहीं आता है. बट वॉट दे डोंट रियलाइज इज कि वाइल दे आर डूइंग इट, वाइल दे आर ऑन अ majoritarian stampede, they have destroyed the constitution, they've destroyed the economy, they've destroyed the rozgar of thousands and thousands of the same people who vote for them. So आपने अपना देश बर्बाद कर दिया, लेकिन हाँ आपने इलेक्शन जीता. आप as a political party maybe you've done well, but I would say as a somebody, are you really a patriot of that country? No, you are an anti-national. If we turn the pages of the history, especially if I talk about the history of Jammu and Kashmir, we see one of the legitimate and foresighted leader named Sheikh Abdullah. And we do not find any such leader presently in any of the political parties. What do you think? What do you say? I would say yes. Because जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है. And if you were to ask me why is it that it didn't happen, because that is the question,
I would tell you कि again, I don't know how to put this. I will tell you how to put this. A propaganda was started against National Conference by Jansangh in 1960s. A lot of this propaganda, जो ये propaganda National Conference के खिलाफ चला, ये बहुत सारे राइटर्स जो हैं उनकी तरफ से चला, जो राइटर्स कुछ न्यूज़पेपर्स के लिए कॉलम्स लिखा करते थे. आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी हियर. अक्सर वो राइटर्स यहाँ के लोगों को कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पिछले 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, लेकिन सच्चाई कुछ और होती थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस 23 इयर्स रहती थी और 26 इयर्स जेल गई थी. ये राइटर्स कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसी की वजह से आज यहाँ सब हो रहा है. द रियलिटी इज़ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसी की वजह से 70 साल तक आर्टिकल 370 टिक पाया. हमने अपने कंधों पे उसको रखा. ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों का खून बहाया है. द रियलिटी इज़ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10,000 घर उजड़ गए हैं, क्योंकि हम लोग भी तो आखिरकार आप ही मतलब कश्मीरी ही हैं. मैंने पॉलिटिक्स 3 महीने पहले ज्वाइन की, तो इफ़ यू सी मी एज समबडी हु इज़ अ कश्मीरी, दैट वुड मेक अ लॉट मोर सेंस. तो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया दिल्ली की तरफ से, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ के लोगों में फूट डालने की कोशिश की गई. आप आज लोगों से पूछेंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे एनसीआर नहीं कर सॉरी. अगर आप उनसे पूछेंगे कित कंट करुन सॉरी, कैसे उन्होंने सब किया, ज़रा वाजह करके हमको बताइए. दे विल नॉट बी एबल टू से कि कैसे वाजह करके वो बता नहीं पाएंगे. क्यों नहीं बता पाएंगे? इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ब्रेन वॉश किया गया. इट वॉज डन फॉर 70 ईयर्स. यहाँ के लोगों की ब्रेन वॉशिंग. एक तरह से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जेल भर रहे थे, सादिक को ला रहे थे, बख्शी को ला रहे थे. दूसरी तरफ से वो यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे, इनको वोट मत दो, ये अच्छे नहीं हैं, ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, ये करेंगे, ये वो करेंगे. और आई वुड से कि कहीं हद तक वो उस प्रोपेगेंडा में सक्सेसफुल हो भी गए. अगर आप आज एक एवरेज बीजेपी वोटर से सवाल करेंगे और आप कहेंगे तुम क्यों वोट कर रहे हो, वो कहेगा भाई मैं इसलिए वोट कर रहा हूँ क्योंकि एक कम्युनिटी से मुझे डर लगता है. आप कहेंगे क्यों डर लगता है, उन्होंने क्या किया आपके खिलाफ कि आपको डर लगता है? ही विल नॉट हैव एन आंसर. एंड यू विल अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन डज नॉट हैव एन आंसर बिकॉज इसको ब्रेन वॉश किया गया है. इसको रीजंस ही नहीं पता है. ये इतना जज्बाती हो गया है, इसको इतना गुस्सा है हमारे एक कम्युनिटी के खिलाफ, इसको इतना गुस्सा है, लेकिन क्यों है इसको खुद नहीं पता है, क्योंकि इसको ब्रेन वॉश किया गया है. इसी तरीके से ब्रेन वॉश किसने किया है? बीजेपी की मशीनरी ने. टीवी मीडिया, सोशल मीडिया. इसी तरीके से अगर आप एक कश्मीरी को बोलेंगे, अगर कोई कश्मीरी आपको बोलेगा एनसी नहीं कर सॉरी, एनसी की वजह से सब हुआ, आप बैठ के उनसे पूछें कैसे हुआ. दैट पर्सन विल नॉट हैव अ सेकेंड आंसर और प्रॉपर आंसर, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ की कम्युनिटी को भी ब्रेन वॉश किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ. एंड दैट्स वाई वी हैव नाउ स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ योर क्वेश्चंस. अगर किया हमसे पूछिए, वी आर नाउ गोइंग टू फाइट. आई वुड लाइक टू पोज अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम कि नेशनल ने किया, क्या किया, कैसे किया. आई होप यू विल नॉट गेट ऑफेंडेड बाय दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट draconian law, that is PSA, which was brought by national conference. Then the other laws like we have STFs over here, or we have other we have FSPA, or we have any other law which is becoming a draconian law for people of Jammu and Kashmir. Where do you feel this was necessary, and where do you feel it is being used in a proper way now? I am very glad you asked this question. To be very honest, I am not offended by any questions which are intelligent questions like this. पहली बात तो जब प्रिवेंटिव डिटेंशन जो PSA है, PSA एसेंशली एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है. प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का मतलब है कि आप किसी को, अगर आपको खदशा है कि कोई इंसान जुर्म करने वाला है और बहुत बड़ा जुर्म करने वाला है, जिससे लेट सपोज 100 लोगों की जान जाएगी, 200 लोगों की जान जाएगी, अगर आपको ऐसा खदशा है और सीरियस आपके पास इनपुट्स हैं, तो आप इस इंसान को अरेस्ट कर सकते हो. लेकिन अरेस्ट भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 months तक कर सकते हो, नॉट बियॉन्ड 6 months. दिस इज़ व्हाट द PSA इज़, एंड दिस इज़ समथिंग दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस डिड ब्रिंग इन. येस, बिकॉज
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स जो हैं आज अमेरिका में इंडिविजुअल लिबर्टी को इतना रिस्पेक्ट मिलता है। अमेरिका में भी सिविल प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स हैं, यूरोप में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स हैं, यूरोप में जहां ह्यूमन राइट्स को इतना रिस्पेक्ट किया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बनिस्बते आप उसको रेयरली यूज़ करें और तब यूज़ करें जहाँ पे सच में इस इंसान ने कुछ गलती की हो। उस सिचुएशन में कोई भी सरकार जो है जिसको लॉ एंड ऑर्डर चलाना है, दैट विल मेक श्योर कि ये 4 लोग हैं इस साल अरेस्ट हो जाएंगे। बट व्हाट इज देन यू विल आस्क देन आप में और बीजेपी में डिफरेंस क्या है? Let me respond. Ever since the BJP government has come into power, there has been a 2000% increase. 2000% is not a joke. 2000% increase in the number of preventive detention acts which are filed by the central government. और दूसरी बात, यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पीएसए लगाती थी। पीएसए में ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने तक जेल जा सकते थे, उसके बाद यू विल बी गिवन, ऑटोमेटिकली आपको बेल मिल जाता था। यहाँ की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इस टाइम पे यूएपीए लगा रही है। और अगर आप यूएपीए के प्रोविजंस को देखेंगे, यूएपीए में आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक कि आपको अदालत बाइज्जत बरी नहीं कर देती। और आपको पता है कि यहाँ पे अदालतें 10, 15, 20 साल केस में लगा देती हैं। एसेंशियली मीन्स कि कहीं ना कहीं आप 10 साल, 15 साल, 20 साल जेल में रहे होंगे। और ये फ़र्क है एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को लाने में और उसको एक्सेप्शनली यूज़ करने में, और उसको उस टाइम पे यूज़ करने में जब इंसान ने कोई सीरियस गलती की होगी, और उस ये करने में कि जिसका मन करे आपको, बच्चों ने ऐसे ताली बजा ली, आपने यूएपीए लगा लिया, किसी ने ऑप्रेस्ड कश्मीर की टी शर्ट लगा ली थी, आपने उस पर यूएपीए लगा लिया। शिया प्रोसेशन एक मुहर्रम का हुआ था, somebody had a placard there and the placard said oppressed कश्मीर, उन दो पे भी यूएपीए लग गया। एक औरत थी, शी ऑब्जेक्टेड टू कैसो ऑपरेशन इन हर हाउस, उस पर भी यूएपीए लग गया। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर ये लोग कल को मुझ पे भी यूएपीए लगा देंगे। इनको किसी का भी कुछ पसंद नहीं आता है, ये उस पर यूएपीए लगा देते हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जहाँ तक एफ्स्पा की बात आती है, एफ्स्पा इज़ अ सेंट्रल लॉ। अगेन, जो पीएसए था वो स्टेट लॉ था। एफ्स्पा एक सेंट्रल लॉ है, इसको ला भी सिर्फ वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ही ला सकती है, इसको हटा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही सकती है। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो इस बारे में जब बात करता है, लेटर्स भेजता है, तो उस टाइम पे इसकी लेजिटिमेसी में थोड़ा डेंट लग जाता है। इवन दो लीगली कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग कहेंगे भाई वहाँ का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है। मैं आपको याद दिला दूँ, एक ही वाहिद चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर के जिन्होंने पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया होम मिनिस्टर के सामने, तब होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे हमारे, उनके सामने बोलना शुरू कर दिया कि एफ्स्पा को स्लोली हटाना पड़ेगा। दैट वाज उमर अब्दुल्ला। एंड उसकी वजह से शोर भी बहुत दिल्ली में उठा। आई अश्योर यू, बहुत शोर उठा कंट्री में कि ये क्या बोल रहे हैं। एंड उमर साहब वाज लाइक, आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू अल्लाह एंड दिस इज़ द रियलिटी। उस टाइम पे श्रीनगर में इनकाउंटर्स नहीं हुआ करते थे, आज तो हम श्रीनगर में भी इनकाउंटर्स देख रहे हैं। श्रीनगर वाज मोर और लेस अ मिलिटेंसी फ्री जोन, एंड उमर साहब हैड सेड कि अगर श्रीनगर मिलिटेंसी फ्री जोन है तो व्हाई आरंट यू रिमूविंग एफ्स्पा। और आपको याद होगा जिस दिन उन्होंने बोला कि श्रीनगर को मिलिटेंसी फ्री जोन है और एफ्स्पा को रिमूव करेंगे, उसी दूसरे दिन 2 ब्लास्ट हो गए। आई वुड से ज़हूर साहब, conflict is a murky business. It is money for those people who like money. It is murky, यहाँ layers के नीचे होते हैं। तो I would not really comment on what you have said, but I think I've told you enough, The last question, इफ़रा जी, जब एब्रोगेशन 370 हो गया, लोग काफ़ी गुस्से में थे जी, बहुत गम भी था। कम्प्लीटली अचानक से एक ऐसा डिसीजन आता है, जबकि एक रात पहले हमारे गवर्नर सत्यपाल मलिक जी कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इवन बसीर खान जो उस टाइम पे डिविजनल कमिश्नर थे, अश्योरेंस दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगले दिन हमने देखा पूरी सड़कों पर फ़ौज, तारबंदी, और एक ऐलान होता है कि 370 हट गया। क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे लीडर्स उस टाइम पे थे, उन्हें एक प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए था फॉर द सेक ऑफ
people of Jammu and Kashmir? सर, जहाँ पे उस टाइम पे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से 2 घंटा पहले, जब आप लोगों ने सुना कि एब्रोगेशन हुआ, उससे 2 घंटा पहले सभी को जेल में बंद कर दिया गया था. एवरीबडी वाज राउंडेड अप, यू नो. एंड सो आई डोंट नो कि जेल में जो इंसान है वो कैसे निकल के वहाँ से प्रोटेस्ट करेगा. और जेल में आपको, मतलब अक्सर लोगों को लगता है कि जेल क्या है, जेल मतलब व्हाट्स अ बिग डील. जब हम लोग जेल जाते हैं तो हमारा जेल जाना किसी को जेल जाना नहीं लगता है. ये नहीं लगता है कि हम लोगों के भी फैमिलीज़ हैं जिनको हम साल भर नहीं देखते हैं, हम लोगों के भी बाल बच्चे हैं जिनको हम बड़ा होता हुआ नहीं देखते हैं. जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ, आपको याद दिला दूं कि लोग अपने घरों में थे और कितना ट्रॉमा हुआ उस लॉकडाउन से लोगों को. जब हम लोगों को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जेल में बंद कर दिया जाता है तो लोग कहते हैं व्हाट्स अ बिग डील, इनको क्या है. अगर आप भी हमारे जेल जाने को थोड़ा सा सेंसिटिवली देखेंगे, आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हमारे जेल में थे, दे हैड साइकोलॉजिकल इश्यूज उनको डेवलप हुए, जो जेल में हर किसी को होते हैं. उनको मेंटल ट्रॉमा हुआ. I do not want to name names this time पे. A lot of them after coming out of jail had to go to psychiatric counseling, जैसे चाहनी पड़ती है, mental health counseling, because they were that traumatized. It took them so much time to come back to life and come back to reality because it was traumatic. And this is something, as I said, हम पिछले 26 साल से जेल गए हैं. जहाँ तक आप कहते हैं कि क्या आपको रिज़ाइन कर लेना चाहिए था, उस टाइम पे स्टेट असेंबली थी नहीं, तो स्टेट असेंबली से हम कैसे रिज़ाइन करते. अगर आप कहते हैं कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन कीजिए, भाई इस टाइम पे मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ आर्टिकल 370 के लिए, इसीलिए क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बोल पा रही हूँ. इसीलिए कहीं ना कहीं पुलिस भी मुझे अरेस्ट करने से पहले 4 बार सोचेगी कि एनसी की स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. उस टाइम पे लोगों को जुड़ने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर उस टाइम पे हम बिखर जाते तो आज आप ये बात भी ना सुनते, और जिसको उर्दू में कहते हैं हमारी दास्तान भी ना रहती दास्तानों में. Do you think, I will pose a question not related to, not taking you as a politician or a spokesperson of National Conference. Okay. Let's talk as a general public of Jammu and Kashmir. One question to you. Do you think the approach of central administration, which is right now BJP in Delhi, has dented the image of Jammu and Kashmir and are trying to eradicate history of Jammu and Kashmir? See, at the end of the day, obviously they are trying to eradicate history of Jammu and Kashmir. अगर आप देखेंगे नया कश्मीर, जो इन्होंने ये नया कश्मीर प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, इन न्यूज़ चैनल्स ने, डू यू रिमेंबर नया कश्मीर? व्हाट वाज नया कश्मीर? नया कश्मीर इन रियलिटी वाज अ चार्टर ऑफ डिग्निटी. जब हम लोगों को हक नहीं था इंसानी हकूक़ का, जब हम लोगों के बीच और मवेशियों के बीच महाराजा के अंडर कोई डिफरेंस नहीं था, एक गाय को ज़्यादा हक थे कंपेयर टू एक ह्यूमन बीइंग को, उस टाइम पे शेख साहब ने नया कश्मीर डॉक्यूमेंट लाया था और कहा था नया कश्मीर में कि यहाँ के हर इंसान को, चाहे मर्द हो, औरत हो, सिख हो, पंडित हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसको उसके हकूक़ मिलेंगे, इंसानी हकूक़ मिलेंगे, डिग्निटी मिलेगी, और महाराजा को यहाँ से निकलना पड़ेगा. दैट वाज द फर्स्ट अटैक. एंड पीपल से नया कश्मीर जो है, वर्ड नया कश्मीर, वो आज मजाक बन के रह गया है, वर्ड नया कश्मीर, व्हेन द रियलिटी इज कि इट वाज समथिंग विच इज, इट वाज द चार्टर ऑफ डिग्निटी दैट शेख साहब हैड ड्राफ्टेड फॉर ईच वन ऑफ अस. आपको शेख साहब की आइडियोलॉजी से इख्तलाफ हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिस्ट्री को तो आप नहीं बदल सकते. इसी तरह यहाँ की जगहों के नाम चेंज कर देना, यहाँ जो एरियाज़, कब से जो लोग यहाँ अपनी जगहों को बोल रहे हैं, स्कूलों के नाम बदलना, सड़कों के नाम बदलना, इट इज़ यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज को हटाना, यहाँ पे नई नई लैंग्वेजेस को लाना, इट वॉज एन असॉल्ट ऑन आर आइडेंटिटी. एंड इट वॉज नॉट जस्ट एन असॉल्ट ऑन आर आइडेंटिटी. हमारी आइडेंटिटी हमारी हिस्ट्री से ही बनती है. ये टीवी पे हिस्टोरिकल झूठ बोलना, जिन हिस्टोरिकल झूठों में से एक ये भी था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल हुकूमत में रही है, व्हेन वी हैव बीन देयर ओनली 23 इयर्स. ये झूठ बोलना, कहीं ना कहीं उन्होंने पॉपुलर इमेजिनेशन में उस हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की. बट द फैक्ट इज़ कि एज लॉन्ग एज वी रिमेन, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस
as a spokesperson or as a Kashmiri, I would say, as long as our voices remain, as long as जब तक हमारी बॉडी में ताकत है बात करने की, वी विल कीप सेइंग इट. इतनी बार सच, हमको तो झूठ भी नहीं बोलना है, हमको इतनी बार सच बोलना है कि इवन द डेफ विल हियर. 3 chief ministers from same party, Sheikh Saab, then Dr. Farooq, and then later जी. Umar Abdullah ji. एब्रोगेशन ऑफ 370 होने से पहले 3 चीफ मिनिस्टर्स है जो 370 को स्ट्रेंथ दे सकते थे. खाली हो चुका था, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया गया? इसमें 2 सवाल हैं आपके. पहला डायरेक्ट सवाल है, आर्टिकल 370 टेम्पररी क्यों था, परमानेंट क्यों नहीं था? ये अगेन बीजेपी फैलाती है कि ये टेम्पररी था. ये टेम्पररी इसलिए नहीं था कि ये आर्टिकल कुछ टाइम तक के रहेगा, उसके बाद जो हमारा इल्हाक इंडिया के साथ है वो परमानेंट हो जाएगा. ये आर्टिकल 370 टेम्पररी इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक प्लेबिसाइट होना था हिस्ट्री के हिसाब से, और उस प्लेबिसाइट में लोग वोट करते और कहते उनको किस साइड जाना है, वेदर दे वांट टू गो विद इंडिया और वेदर दे वांट टू गो विद पाकिस्तान. एंड अंटिल देन Jammu and Kashmir's integration with India was temporary. That is why Article 370 was temporary. Now, second, I will counter this here. Okay, बोलिए. Plebiscite was to be done in 1953. Yes. Sheikh Abdullah Sahab was alive, and one of the delegations from UN came. It is already mentioned in Atish-e-Chinar as well. कि वो आए, but Sheikh Sahab did not allow the plebiscite to happen at that time. He wanted some time. Absolutely not. The plebiscite front was actually जो प्लेबिसाइट फ्रंट उस टाइम पे चली थी वो गुलाम नबी कोचक साहब ने चलाई थी, वो ऑर्गेनाइजेशन. एंड गुलाम नबी कोचक साहब वाज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर मेंबर. सो प्लेबिसाइट फ्रंट वाज बीइंग रन बाय आवर पार्टी, नॉट डायरेक्टली ऑब्वियसली बट इनडायरेक्टली. तो ये कहना कि इट वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस दैट सेड कि नो टू प्लेबिसाइट, एब्सोल्युटली नॉट. द रियलिटी इज कि इट वॉज बोथ द गवर्नमेंट्स दैट वर कॉन्स्टेंटली पुशिंग, क्योंकि उस टाइम पे एक कबायली रेड भी हुई थी, उस टाइम पे यहाँ के लोग भी, न्यू दिल्ली भी थोड़ी जिलमिलाई थी. इट वॉजंट अस हु वांटेड टाइम, इट वॉज पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट दैट सेड कि वी वांट अ बिट ऑफ टाइम. इट वॉज नेवर शेख साहब. इनफैक्ट शेख साहब को तो उसी टाइम पे जेल भर दिया गया. इन 1953 ही वेंट टू जेल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब रियासत जम्मू एंड कश्मीर और सदर जो हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हुआ करते था, उसको चीफ मिनिस्टर में बना दिया एंड शेख साहब वाज इन जेल. दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 1953 शेख साहब वेंट टू जेल. सो द क्वेश्चन इज, इफ इट वाज ट्रूली अस जिन्होंने इस चीज़ को प्रोलॉन्ग किया, तो आप मुझे बताइए हम लोगों को उसी टाइम जेल में क्यों बंद कर दिया गया था? कहीं ना कहीं हम कहीं पे हम चट्टान बने हुए थे और उस चट्टान को वो कुछ चीज़ रोकती है, जिस चीज़ को सफल करने में आपको पहले इन लोगों को जेल भर देना है. दिस इज़ अ पैटर्न. और आपका तीसरा एक ये भी सवाल था कि वाई वॉजंट आर्टिकल 370 strengthened or whether it was hollowed out, you know, a lot of your questions. Around 43 amendments happened to Article 370. Most of these amendments happened to Article 370 when National Conference leaders were in jail. Most of these amendments happened in Bakshi's Sadiq's time, and I want you to quote from history कि ये कब amendments हुई थी. उसके बावजूद भी मैं आपको बोल देती हूँ कि अगर ये amendments हुई भी नहीं होती, एज अ आई एम ऑल्सो फॉरएवर स्टूडेंट ऑफ लॉ आप कह लीजिए, अगर ये आर्टिकल्स, अगर ये अमेंडमेंट्स हुई भी नहीं होती, जो इन्होंने किया वो ये फिर भी कर सकते थे. क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने ये ऐसे किया, उन्होंने उस टाइम पे कहा कि गवर्नर जो यहाँ का है, गवर्नर विल स्पीक फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी यहाँ का गवर्नर जो है यहाँ की लोगों के लिए बात करेगा, और गवर्नर जो है यहाँ के लोगों के बिहाफ पे बोल रहा है कि हमको आर्टिकल 370 नहीं चाहिए. दिस इज हाउ इट वाज डन, राइट? गवर्नर रिप्लेस्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1953, इफ यू नो कैसे इन्होंने एब्रोगेट किया. हाँ, तो गवर्नर तो उसमें कोई अमेंडमेंट हुई होती या नहीं हुई होती, गवर्नर
सत्यपाल मलिक उस टाइम पे कहता हाँ मैं कहता हूँ आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दो बिकॉज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लोगों को. दैट इज़ वाई दिस जिस तरीके से हुआ, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू इट वॉज डन ऑन अ वेरी स्लिपरी स्लोप. आप समझ रहे हैं, इतना स्लिपरी स्लोप है कि आई कैन अश्योर यू कि दिस केस इन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन. तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं जज्बात 24 के कश्मीर से जज्बात. हमारे साथ जुड़ी थी एक ख़ास मेहमान इफ़रा जान, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस. काफ़ी टाइम हमने इनका लिया, आपने इनके ख़यालात सुने होंगे. ऐसी कुछ चीज़ें जो लोगों को पता नहीं थी वो भी आज क्लियर हो गई यहाँ पे कि किस तरह से लोगों में एक प्रोपागेंडा चलाया जाता है, किस तरह से लोगों को ये बताया जाता है कि 70 साल से चलता जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का ख़ानदानी राज, जिसकी क्लैरिफिकेशन आपने देख ली. वन लास्ट मैसेज फॉर द यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. देखिए, एट दिस पॉइंट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव टू लर्न फ्रॉम पीपल ऑफ लद्दाख. लद्दाख में एक मुस्लिम करगिल था और एक बुद्धिस्ट लेह था. बोथ दीज रीजन्स केम टुगेदर एंड सेड कि उनकी ज़मीन, उनके लैंड और उनका डोमिसाइल, दिस इज़, इस पे हम हाथ लगाने नहीं देंगे. इसी तरह जो जम्मू का रीजन है, ठीक है, हालांकि इट वाज जम्मू का रीजन जिसने बीजेपी को यहाँ पे अंदर लाया. इट वाज द जम्मू पीपल हु वोटेड फॉर द बीजेपी, इवन दो वी टोल्ड देम एट दैट टाइम कि बीजेपी को या उनकी ए और बीजेपी को या उनकी बी और सी टीम को वोट मत करो, बट चलिए अब उन्होंने कर दिया वोट. इस टाइम पे जम्मू और कश्मीर के हर रीजन को, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, पीर पंजाल हो, चिनाब हो, हमारी लैंड पे असॉल्ट है, हमारे राइट्स पे असॉल्ट है, हमारी जॉब्स पे असॉल्ट है, और इसको रोकने के लिए वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू कम टुगेदर. तो नाजरीन, देख लिया आपने जज्बात और लास्ट मैसेज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से सबको. आखिरी बात हम ये कहेंगे कि एक प्रोपेगेंडा, जैसा कि नेशनल टीवीज़ पर आपने देखा होगा, द जर्नलिज्म इज़ नॉट सच टू बी बायस्ड, इट हैज़ टू बी अनबायस्ड. अगर हम अनबायस्ड नहीं रहेंगे तो वी आर नॉट मेकिंग, वी आर नॉट डूइंग जस्टिस विद दिस जर्नलिज्म एट ऑल. सैल्यूट इसलिए करूँगा अर्नब गोस्वामी को क्योंकि उनको एक टास्क दिया गया जिसमें वो बखूबी उतर गए. अपने टीवी चैनल पर शाम को डिबेट्स लाकर और ऐसे जम्मू कश्मीर की आवाम के उन रिप्रेजेंटेटिव्स को लाकर जिन्होंने अपने होशो हवास खो दिए और बढ़ास निकाल दी. जम्मू कश्मीर की आवाम को दुश्मन बनाने वाला हिंदुस्तान के लोगों का एक प्रोग्राम है जिसे शाम शाम को चलाया जाता है टीवीज़ पर, नेशनल टीवीज़ पर. द नेशन वांट्स टू नो. लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है. ट्राई टू बी अनबायस्ड. जर्नलिस्ट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पर्सनल ओपिनियन बट द ओपिनियन ऑफ पब्लिक. जज्बात टीवी पे मैं आपका मेज़बान, फिर कहीं ना कहीं किसी से मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.